मैं मनीष कुमार शर्मा फिर आपके लोगों के लिए लूसेंट का नया चैप्टर लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने ज्वालामुखी चैप्टर ख़त्म किया और आज भूकंप चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो चालू करते हैं नया टॉपिक, भूकंप। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं ना। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक अथवा पी तरंग। प्राथमिक तरंग को प्राइमरी तरंग या पी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। जो पी तरंग है, प्राथमिक तरंग, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्राथमिक तरंग का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। जो पी तरंग की गति है सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नातेदार होता है। तो सबसे पहले कौन सी तरंग पृथ्वी पर पहुंचती है? तो पी तरंग। पी तरंग प्रत्येक माध्यम में होकर गुजरती है और इनका मार्ग नातेदार होता है। दूसरा द्वितीय तरंग या एस तरंग, इसको सेकेंडरी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में होकर गुजरती है। कहते हैं सेकेंडरी जो तरंग है, सेकेंडरी भूकंपीय तरंग या द्वितीय भूकंपीय तरंग, ये केवल ठोस माध्यम में होकर गुजरती है और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक तरंग का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि द्वितीय तरंग का औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा, इसको हम एल तरंग या सतही तरंग के नाम से भी जानते हैं तथा इसको हम लंब तरंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। सतही तरंग को धरातलीय तरंग या लंबी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव्स ने की थी। यानी कि सतही तरंग की खोज किसने की थी? एच.डी. लव्स ने की थी। इन्हें कई बार लव्स वेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी कि रेल लाइट वेव्स है। सतही तरंग को आर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंग मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती है। केवल धरातल तक ही ये लोग सीमित हो जाती है। ये ठोस, तरल अथवा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। जो सतही तरंग है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों में गुजरती है। लेकिन जो द्वितीय तरंग है वो केवल ठोस माध्यम में ही गुजरती है। कहता है कि सतही तरंग, इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? सतही तरंग। सतही तरंग किन माध्यम में होकर गुजरती है? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में होकर गुजरती है सतही तरंग। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ के द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे अनेक व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। किससे से? तो भूकंप से। अब आइए, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने से घट जाता है। बोल रहा है कि सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। मतलब जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होगा तो उसका वेग भी अधिक होगा ना, और जिन पदार्थों का घनत्व कम होगा उनमें इसका वेग भी घट जाता है भूकंप का। दूसरा, केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरने वाली कौन सी भूकंपीय तरंग है? प्राथमिक तरंग है, प्राइमरी वेग से। लेकिन इनका वेग ना यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। तीसरा, गौण तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजरती है। जो गौण तरंगे होती है वह द्रव पदार्थ में नहीं गुजरती है। गौण तरंग किसको कहा जाता है? सेकेंडरी तरंग को, क्योंकि सेकेंडरी तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। चौथा है कि एल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है। एल तरंग को लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, रे वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, सतही तरंग के नाम से भी जाना जाता है। एल तरंग को ये केवल धरातल के पास ही चलती है। 5वां नंबर,
विभिन्न माध्यम में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है। जो भूकंपीय तरंग है वह अनेक माध्यम में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित और अपवर्तित दोनों होती हैं। अब ये केंद्र क्या है? भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप उठता है ना, तो उसके स्थान को क्या कहा जाता है? केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग तीनों प्रकार की तरंग पहुंचती है। भूकंप के जो केंद्र के बीच में कौन कौन सी तरंग पहुंचती है? एस, पी और एल तीनों तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। तो बोलता है ना, भूकंप तरंगे पृथ्वी पर किस मार्ग से होकर गुजरती है? अवतल मार्ग से होकर गुजरती है। और ये आगे भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। 11,000 किलोमीटर दूरी तक कौन सी तरंग पहुंचती है? पी और एस तरंग। कहता केंद्रीय भाग, जिसको कोर के नाम से भी जाना जाता है, पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है। कहता केंद्रीय भाग पर एस तरंग पहुंचती है तो ये गायब हो जाती हैं और पी तरंगें अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। पृथ्वी के 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। नीचे इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। नीचे ना, हाँ, जहाँ तक अगर तरंगे नहीं पहुंचती है, भूकंप तरंगे पृथ्वी के क्षेत्र तक, उसको कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शेडो जोन कहा जाता है। अब ये अधिकेंद्र, जिसको हम ईपी सेंटर भी कहते हैं, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं या ईपी सेंटर कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं ना। और जहाँ से भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग। अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग पहुंच जाती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। तो जापान में जो समुद्र में लहर उठती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं ना। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किस में मापी जाती है? सिस्मोग्राफ में। इसके 3 स्केल होते हैं। भूकंप तरंग को मापने के लिए कितना स्केल? 3 गो। कौन कौन? पहला है रॉसी फेरल स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल, तीसरा है रिएक्टर स्केल। कौन कौन सा? रोसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। 3 तरह से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स लीटर द्वारा 1935 में की गई थी। तो रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स लीटर। कब? 1935 में। कहाँ